हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सहायक आचार्य का सीरीज़ चल रहा है। 3 पेपर ऑलरेडी हम सॉल्विंग करवा दिए हैं। 21 जून 2024 का पेपर है। इसका एमसीक्यू का हम डिस्कशन करेंगे। ये वाला डिस्कशन जो है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाला जेएसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं उसके लिए, या फिर जेएसएससी का और भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एलडीसी का प्लान कर रहे हैं देने के लिए, या फिर आप टेक्निकल सीजीएल या इस तरह का और भी कोई भी जेएसएससी का रिसेंट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काहे भाई? क्योंकि जितना भी यहाँ पर हम करवाएंगे सवाल वो होगा किसका? सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया जीके का, उसके साथ झारखंड जीके का, फिर साइंस का और कंप्यूटर का। ये सारा सेक्शन का क्वेश्चन रिपीट मारने का बहुत हाई संभावना है। आपके पेपर में ये वाला बहुत हाई चांस है कि रिपीट होगा, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होगा, ऑप्शन रिपीट होगा, या फिर जो हम एक्सप्लेन करेंगे हो सकता है वहाँ से कुछ फैक्ट रिपीट हो जाए। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन का चांस है और दिमाग में आपका रिविजन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, हम पहला कमेंट में इसका लिंक लगा दिए, वहाँ से ई बुक्स में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ में मैथ साइंस का कोर्स, पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़ और पेपर 3 का टेस्ट सीरीज़ है। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में ही है। ठीक है। तो जिनका मैथ्स अगर वीक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से ये कोर्स कवर किया गया है। 15 से 20 दिन में कोर्स को पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को एग्जाम रेडी बना सकते हैं जेएसएससी के लिए। ठीक है। साइंस का भी अच्छा सीन है, दोनों में आप जाइए, डेमो वीडियोस अवेलेबल है। साथ में जो पहला टेस्ट है वो फ्री में अवेलेबल है, तो ये दोनों का टेस्ट सीरीज़ में भी आप पहला टेस्ट फ्री में लगा के देखिए। और हाँ, ये वाला जो प्राइस है भाई, ये टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है, इसका नहीं है। ठीक है। अभी प्राइस का अगर हम बात करें तो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है हम लोगों के एग्जाम क्लस्टर ऐप में, जिसमें आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ या फिर कोई भी कोर्स खरीदिएगा ना, तो कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले ये डिस्काउंट केवल 10% का होता था, अभी 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन केवल 26 जुलाई के रात 12 बजे तक ही चलेगा, याद रखिएगा। इसलिए उससे पहले जाकर कोई भी टेस्ट सीरीज़ या कोर्स आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कूपन कोड ऑफिसर लगा दीजिएगा तो 15% का ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और 26 जुलाई के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तब भी 10% डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा कूपन कोड ऑफिसर लगाने से। ठीक है। तो डेमो वगैरह देखकर उसके बाद ही परचेज कीजिएगा। लिंक हम पहले कमेंट में लगा दिए। कुछ भी सवाल जवाब करना है कि कोर्स में क्या है क्या नहीं है, क्या मिलेगा, कैसे डिलीवरी है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8987921161। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। टीम का कोई सदस्य होगा जो आपको वहाँ पे क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। ठीक है। पेपर का पीडीएफ ई बुक सेक्शन में एग्जाम क्लस्टर ऐप में। ठीक है। और 26 जुलाई तक चल रहा है सेल। ठीक। चलिए अब आते हैं सवाल पर। सवाल का शुरुआत जो है कहाँ से कर रहा है? आपका फेवरेट झारखंड जीके वाला सेक्शन से। झारखंड जीके में ऑलरेडी आप लोग पीएचडी करके बैठे हुए हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं। दूसरे सेक्शंस में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कि भैया टाइम नहीं है, टाइम कम है। और हाँ, एग्जाम डेट के लेके बहुत लोग चिंता में हैं। ठीक है। तो डेट के लिए हम अलग से क्या वीडियो बनाएं, थोड़ा सा हम आपको इसी में समझा देते हैं कि देखिए अगस्त 3rd वीक में ऑलमोस्ट आप समझिए कि 95% अगस्त 3rd वीक में कभी भी आपका पेपर हो सकता है। जिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई एग्जाम डेट आएगा उसके बाद तैयारी रिफ्रेश करना शुरू करेंगे, वो लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाइएगा। क्योंकि सहायक आचार्य वाला में देख लीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी एग्जाम का डेट निकालता है। ऐसा भी करता है कि हफ्ता दिन 10 दिन पहले एग्जाम का डेट दे रहा है। तो अगर आप वैसे इंतजार करें कि एग्जाम का डेट आएगा उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे रिफ्रेश करना, तब फंस जाएगा बहुत गंदा वाला। क्योंकि कभी भी आ सकता है अचानक से। हो सकता है हम अभी वीडियो रिकॉर्ड करें 5 मिनट बाद ही आ जाए, और हो सकता है कि एग्जाम के 5 दिन पहले आपका डेट वगैरह आ रहा है। तो इसीलिए कोई भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, अगस्त 3rd वीक में लगभग बहुत हाई चांस है कि पेपर होके रहेगा, क्योंकि तैयारी पूरा कड़ा है। चलिए अगला क्या शुरुआत यहाँ करते हैं। इसमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो चतरा के डिस्ट्रिक्ट में है? चतरा डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा मिल जाएगा? तो चतरा डिस्ट्रिक्ट में लावालोंग, कहाँ गया जी, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको चतरा में मिल जाएगा। और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुमला सिमडेगा में फैला हुआ है। ठीक। इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको लोकेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। नेशनल पार्क झारखंड में एक ही है, वो कहाँ है? वो है आपका बेतला। ठीक है। तो अगला क्या है? झारखंड, जिसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, रूर। ठीक है। रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें लगभग कितना परसेंट मिनरल रिसोर्स है पूरे इंडिया का? तो पूरे इंडिया में जितना मिनरल है उसका लगभग 40% आपको हमारे प्यारे झारखंड में मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना घिसा पिटा सवाल है। फॉरेस्ट का लगभग 29%, 29.5, 29.6 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इतना फॉरेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब ये फॉरेस्ट का कवर है, ये नहीं कि मतलब ओवरऑल पूरे ये का मिल जाएगा, पूरे इंडिया का फॉरेस्ट कवर का हम इतना बात करें कि इतना झारखंड में फॉरेस्ट कवर है। अगला क्या है?
इसमें से कौन से एमएलए हैं जिनको बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग एमएलए अवार्ड मिला था 2021 में। अभी ये हो गया थोड़ा सा थेथर वाला सवाल, ठीक है, कि 2021 का सवाल पूछने का मतलब नहीं बनता था, तो ये इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र चंद्रवंशी, ठीक है, रामचंद्र चंद्रवंशी 2021 के हिसाब से। अभी जो लेटेस्ट 2023 में मिला है वो किनको मिला है, रामचंद्र सिंह। अच्छा, यहाँ भी एक ही नाम है, तो चलिए रामचंद्र सिंह ये एमएलए हैं जो मानिका असेंबली से। इनको कब मिला, 22 नवंबर को मिला है। 22 नवंबर को क्या पड़ता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 नवंबर को झारखंड असेंबली का स्थापना दिवस है, ठीक है, झारखंड असेंबली यानी झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। झारखंड का स्थापना दिवस अलग है भाई, उस दिन राज्य बना था, लेकिन 22 नवंबर को हमारा झारखंड का अलग से असेंबली या फिर विधानसभा भी बना था, तो उसका आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का सवाल है, ये आ सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है 2023 वाला आउटस्टैंडिंग एमएलए वाला, ये करंट अफेयर में हम करवाए थे जब पुराना वाला ले रहे थे, तो अभी आप लोग जहाँ से भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे ये वाला चीज़ फिर से जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो चेंज नहीं होगा क्योंकि अगला तो आपको जब तक होगा तब तक पेपर ही हो जाएगा, तो आप इसी से काम चला सकते हैं। अगला क्या है भाई, झारखंड के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको बाबा दानीनाथ मंदिर मिलेगा। बाबा दानीनाथ मंदिर जो कि किनका मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, ये आपको दुमका में मिलेगा, ठीक है। तो मंदिर के ऊपर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा बढ़िया से इसको पढ़ के जाएगा क्योंकि अंदर जाके भी पूछ रहा है। ये एक बहुत हलवा टाइप का, मरा हुआ टाइप का सवाल है। साउथ छोटा नागपुर जो आपका डिवीजन है उसका क्या पूछ रहा है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो ये जो हमारे राजधानी है वही साउथ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर भी है। आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। तो ये कॉमन सवाल है, ये सब आपको सबको रटा हुआ है, तो इसके लिए ज़्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। घाघरी धाम वाटरफॉल जो है, ठीक है, घाघरी धाम वाटरफॉल आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा रांची में, ठीक है। ये सब भी कॉमन सवाल हो गया। अगला क्या है, हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच स्टेट इन इंडिया इज इनहेबिटेड बाय द ट्राइब्स क्लासिफाइड बाय, क्या लिखा हुआ जी, ललित प्रसाद विद्यार्थी, ललित प्रसाद या ललिता प्रसाद, तो ललिता ही पढ़िएगा। तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी, इन्होंने क्या किया था, ऐसे क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि यहाँ पे आप झारखंड दिख रहा है, झारखंड मार सकते हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो थे ये क्या थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट करेगा लेकिन इतना ईजी नहीं आएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, यानी मानवों का स्टडी करते थे, ह्यूमन बींग्स का। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये आपका रांची कॉलेज में पढ़ा भी चुके हैं, प्रोफेसर भी थे रांची कॉलेज, जब उस समय बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर आता था रांची कॉलेज, उस समय ये रांची कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। और ये स्टडी किए थे किनको, माल्टो लोगों को या फिर मालेर या फिर जिनको यहाँ पे पहाड़िया लोगों को कहा जाता, तो पहाड़िया लोगों को, पहाड़िया ट्राइब्स को ये स्टडी किए थे, ठीक है। तो और ये लोग कहाँ आपको मिलेंगे, ये छोटा नागपुर एरिया में यानी झारखंड में मिलेंगे। तो यही था इस सवाल का, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनके बारे में ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, जीशान कादरी जो कि इंडियन राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये कौन से शहर से आते हैं। जो जीशान कादरी जानते हैं कौन है जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, समझ गए तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो रहता है ना फाइनल कैरेक्टर, जो आखिरी में उसको मार देता है जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, वही रहता है गैंग्स ऑफ वासेपुर, यही उसका रोल किए हैं, ठीक है। तो ये एक्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी, और गैंग्स ऑफ वासेपुर का को राइटर हैं ये, ठीक है। अनुराग कश्यप के साथ मिलकर ये को राइटिंग, को डायरेक्टिंग ये सब किए हैं। तो ये रहने वाले कहाँ से हैं, धनबाद से ही हैं, ठीक है, जहाँ से जिस एरिया में गैंग्स ऑफ वासेपुर बेस्ड है, तो वहीं के रहने वाले हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। झारखंड का पर्सनालिटी में आमतौर पे इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ता है लोग, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्या है, झारखंड हैज़ नोटिफाइड इट्स फर्स्ट सोलर पावर पॉलिसी इन, झारखंड का पहला पूछ रहा है, याद रखिएगा। अभी एक नया पॉलिसी भी नोटिफाई हुआ था 2022 में झारखंड का सोलर पावर का, ये इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पहला पूछ रहा है, फर्स्ट। तो हल्का सा जेपीएससी वाला लोग इसको ज़्यादा पढ़ा होगा, तो ये आपका अगस्त 2015 ये आंसर हो जाएगा। 2015 भी बस याद रखते तो काम चल सकता था, ठीक। अगला क्या है, पालना डैम जो है किस नदी पर बना हुआ है, जो कि सरायकेला में मौजूद है, चांदिल शहर में, ठीक है। तो ये पालना डैम आपको मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। अगला क्या है, 62वां सुब्रोतो कप जो जूनियर है अंडर 17 गर्ल्स इंटर स्कूल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, वो किसने जीता है। अच्छा, इसमें से कौन जीता है, तो ये अपना झारखंड का ही है, कहाँ गया है ये, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला झारखंड से ये सुब्रोतो कप का अंडर 17 गर्ल्स वाला जो है वो जीता है। और ये जो सुब्रोतो कप है किसके लिए किया जाता है, फुटबॉल के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, राजमहल टाउन जो है वो
किस डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड स्टेट का नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा है, नदी पूछ रहा है, किस नदी के दाहिने किनारे पर है, दाहिनी किनारे पर। तो राजमहल जब जाएंगे झारखंड का मैप देखिएगा, इधर एरिया में ये राजमहल एरिया है, और वहाँ पे जो राजमहल टाउन है वो आपको कहाँ मिलेगा, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, जो कि गंगा नदी पर के किनारे पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक, बाकी सब तो ये कृष्णा तो होने नहीं वाला था, दामोदर, स्वर्ण रेखा या गंगा में से ही कोई होता। तो यहाँ पर आप हल्का सा मैप अगर आपको ध्यान में है, फिजिकल मैप, तो इसको आप आसानी से कर सकते थे। अगला क्या है, 5 अक्टूबर को खादी एग्जीबिशन हुआ था रांची में। ठीक है, श्री राजेंद्र प्रसाद के प्रेजेंस में। कौन करवाया था, लोकल आर्य समाज का एक हॉल था, उसमें हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। ये थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल हो गया, हालांकि आने वाले को पता ही होगा। तो ये 1926 है इसका आंसर। ये जिनको नहीं पता था कृपया अपने नोट्स में डाल के रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्या है, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको अकबरी मस्जिद मिलेगा। देखिए हम बोले थे ना कि मॉस्क, ये मस्जिद है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अकबरी मस्जिद जो है आपका साहेबगंज में ही मिलेगा। तो ऊपर भी साहेबगंज का क्वेश्चन, यहाँ भी साहेबगंज का क्वेश्चन, तो साहेबगंज में ही अकबरी मस्जिद आपको मिल जाएगा। अगला कांति वाटरफॉल के बारे में पूछ रहा है। कांति वाटरफॉल आपको कहाँ मिलेगा, कांति जो है लातेहार में मिलेगा। ठीक है, तो कांति जो है हार लेकर आती है ऐसे करके। चलिए अगला क्या है, अगला यहाँ से थोड़ा सा जनरल साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है, जनरल वाला, याद रखिएगा, 12th वाला नहीं, 12th वाला जो नीचे है थोड़ा बहुत, ये जनरल साइंस का सवाल है। इसमें से पूछ कर रहा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है। तो ये काम होता है डीएनए का। ठीक है, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होता है। पिछले वाले लेक्चर में भी हम इसके बारे में बताए थे, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक एक ऑर्गेनल के बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके थे पिछला लेक्चर में। अगला क्या है, व्हाइट ब्लड सेल जो है सफ़ेद रक्त कोशिका है, उसका मेन फंक्शन, मेन काम क्या होता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये काम किसका होता है, ये होता है लाल रक्त कोशिका आरबीसी का। या फिर अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन रहेगा तो हीमोग्लोबिन भी मारिएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन, दोनों में से जो आपका आरबीसी या हीमोग्लोबिन मिलेगा उसको ऑप्शन में मार दीजिएगा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का बात किया जा रहा है। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का थक्का जमने का अगर बात किया जा रहा है तो ये काम किसका रहता है बाबू, ये रहता है प्लेटलेट का। प्लेटलेट, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, मतलब ठीक है, भावनाओं को समझिए। प्लेटलेट का होता है काम। इन्फेक्शन फाइटिंग का काम जो होता है ये होता है सफ़ेद रक्त कोशिका यानी WBC का। ठीक है, इसी में क्या मौजूद होता है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसके ऊपर भी आ चुका है सवाल। और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को ले जाने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है प्लाज्मा, ये भी खून में मौजूद होता है। तो खून में बहुत तरह का चीज़ मौजूद होता है। ठीक, सबके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दिए, इसको जरूर देखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्या है, थॉमसन के बारे में पूछ रहा है। थॉमसन एक एटॉमिक मॉडल दिया था, तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार पूछ क्या रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में, वो क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज कैसा रहता है। तो थॉमसन क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, या फिर जिसको हम लोग वाटरमेलन वाला मॉडल भी बोलते हैं कि इस तरह जैसे वाटरमेलन तरबूजा रहता है ना, तो उसमें ऐसे बीज रहता है चारों तरफ, ऐसे छितराया हुआ रहता है। तो उसका क्या कहना था कि ये जो बीज है ना, जिस तरह से तरबूजा में बीज रहता है वही बीज इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गड़ा हुआ है किसी एटम के अंदर, किसी परमाणु के अंदर। और ये जो लाल वाला हिस्सा है ना गुद्दा, ये लाल वाला हिस्सा गुद्दा को ये बोला था कि ये क्या है आपका, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि आगे चल के गलत साबित हो गया था, लेकिन उसका मॉडल यही था थॉमसन का। ठीक है, तो अलग अलग एटॉमिक मॉडल है, जरूर आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या बोला था, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द एटम लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब ऐसा कोई तोप टाइप का सवाल नहीं है, ये सब कोर्स में भी बढ़िया से करवाया हुआ है और आपका एनसीईआरटी में भी आपको ये सब मिल जाएगा। अगला क्या है, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है तो नाइट्रिक एसिड का किस लिए यूज़ किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रोग्लिसरीन बनाते हैं और उससे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आगे प्रिपरेशन होता है। इसमें से कौन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो एक बार खत्म हुआ तो खत्म हुआ, दोबारा वो नहीं बन सकता है। तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, कोयला। कोयला जो है एक बार जला दिए तो कहानी खत्म। ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है हम लोग के पास कोयला का। अगला क्या है, सोनार का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत इज्जत से सिंपल सवाल है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कहाँ गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा सोनार का। उसी तरह रेडार का फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। तो रेडार का क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये हो गया रेडार। सोनार का प्रयोग, सोनार का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसमें चमगादड़ लोग सोनार का प्रयोग करके इको लोकेशन करता है, यानी कि अपना रास्ता खोजता है। उसी तरह पनडुब्बी में इसका इस्तेमाल होता है, सबमरीन में सोनार का प्रयोग होकर के
वो अपना रास्ता बनाता है या फिर मिसाइल वगैरह को फेंकता है। मतलब मिसाइल तो नहीं होता, सबमरीन के अंदर टॉर्पीडो रहता है। रेडार का इस्तेमाल क्या होता है, तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो रहता है, उड़ने वाला ऑब्जेक्ट, उसका डिटेक्शन के लिए कि वो कितने दूरी पर है, कितना रफ्तार से आ रहा है, क्या उसका साइज़ है, ये सब का अंदाज़ा लगाने के लिए रेडार का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग सुने होंगे कि रेडार लगाया जाता है, इस तरह का रेडार का स्टेशन होता है। ये रेडार का यहाँ से रेडियो वेव्स भेजता है, वो वापस आता है, इससे पता चलता है कि हाँ यहाँ से दुश्मन का हवाई जहाज़ उड़ते हुए हमारे एयर स्पेस में घुस गया। तो फिर यहाँ से अभिनंदन जी जाके इसको फोड़ के आ जाते हैं। चलिए ये हो गया। अगला क्या है, हाँ सोनार में साउंड का इस्तेमाल होगा, रेडार में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होगा। ठीक, अगला क्या है, ओजोन लेयर का जो खात्मा हो रहा है उसके लिए इसमें से कौन जिम्मेदार है, तो ऑक्सीजन जिम्मेदार नहीं है, मीथेन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जिम्मेदार है ओजोन के खात्मे के लिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या पता चला था कि ओजोन का जो परत है, ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे पतला हो जा रहा है और अंटार्कटिका के पास वहां पर एक काफी बड़ा छेद हो गया है। जब इसका पता चला धीरे धीरे तो एक मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, और वहाँ क्या डिसीजन लिया कि सारा देश आपस में मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, जिसका इस्तेमाल किस में, रेफ्रिजरेशन में, कूलेंट में, ये सब में किया जाता था, इसका इस्तेमाल हम लोग धीरे धीरे करके कम करेंगे, खत्म करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रहा था ये। ठीक, अगला क्या है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई का इसमें से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता है, अच्छा हाँ होता है ना। तो वनों की कटाई कीजिएगा तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी को है जो पेड़ का जड़ पकड़ के रखता है। तो अगर आप पेड़ को काट दीजिएगा तो मिट्टी का भी कटाव होने लगेगा, सॉइल इरोजन होने लगेगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया। बाकी देखने में जिनको प्रॉब्लम हो रहा है भाई हम समझ सकते हैं, लेकिन कृपया कर 480p या 360p करके देखिए, क्योंकि इस तरह से ही JSSC ही भाई अपना आंसर की ऐसे करके दिया। और हाँ ये आखिरी आंसर की है सहायक आचार्य का, जो हम लोग को मिल पाया था। तो अगर आपके पास सहायक आचार्य का या फिर ITI इंस्ट्रक्टर का या फिर अभी नया सहायक आचार्य वाला 6 to 8 वाला पेपर कुछ दिन में आ जाएगा, अगर आपके पास मिलता है कृपया करके व्हाट्सएप कीजिएगा 8987921161 पे। यहाँ पे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि हम लोग शेयर कर सकें बाकी लोगों के साथ भी पेपर्स को। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर एग्जाम के समय करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 to 8 वाला ग्रेजुएट लेवल का पेपर है और JSSC भी ग्रेजुएट लेवल का है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेलेवेंट पेपर आएगा। तो लैंग्वेज वाला GS वाला जो भी पेपर है कृपया जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो, इसके अलावा कोई पेपर मिल पाता है तब। बाकी अभी जो पेपर हम करवा रहे हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप का ईबुक सेक्शन में। 26 जुलाई तक सेल चल रहा है, 15% का ऑफ हो जाएगा अगर कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा, तो इसके भी मत भूलिएगा। 26 जुलाई रात 12 बजे तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आया है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इसका मतलब क्या होता है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पर्यावरण में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम खींच करके कार्बन में बदल दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह से हम इसको खींच करके कार्बन में बदल रहे हैं, एक जगह पे ला रहे हैं, इसी को बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ये नेचुरली भी हो सकता है, जैसे पेड़ लोग भी ये काम करता है, अपने अंदर कार्बन के तौर में उसको सोख के भर देता है, और आर्टिफिशियली भी इस काम को किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बिल गेट्स इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, निवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है, इसमें से कौन सबसे बड़ा ऑर्गन है इंसान के शरीर में, तो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन है, चमड़ा है सबसे बड़ा ऑर्गन। और सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन पूछेगा तब आंसर लीवर होगा। पुराना जमाना में हम लोग लीवर पढ़ा करते थे, लेकिन बाद में स्किन हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो लीवर है। अगर इतना पढ़ ही लिए तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ऑर्गन भी जान लेते हैं। तो छोटा ऑर्गन, सबसे छोटा ऑर्गन कौन है, नाम है इसका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इसका नाम है, ये सबसे छोटा ऑर्गन है। ये आपको कहाँ मिलेगा, दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, ब्रेन के अंदर में जाइएगा खोद खाद के तब मिलेगा पीनियल ग्लैंड। ये करता क्या है, ये मेलाटोनिन रिलीज करता है, मेलाटोनिन। इससे क्या होता है, मेलाटोनिन से आपको नींद आता है। मतलब ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको नींद दिलाता है। तो ज़्यादा मेलाटोनिन हो गया तो उसको नींद आने लगता है। इसलिए जिन लोगों को नींद नहीं आने का बीमारी होता है उन लोगों को मेलाटोनिन का टैबलेट वगैरह दिया जाता है, ताकि नींद आने में सहायता हो सके। ठीक है, तो ये हुआ आपका पीनियल ग्लैंड का काम, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्या है, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ऊपर भी ओजोन लेयर का बात हुआ था, तो ओजोन लेयर करता क्या है, यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रावायलेट विकिरण को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पारा बैंगनी किरणों को खींच अपने अंदर सोख लेता है, ये काम ओजोन लेयर का होता है। ठीक है, इस पेपर का PDF ईबुक सेक्शन में मिल जाएगा एग्जाम क्लस्टर ऐप में। ठीक, अगला क्या है,
अगला तो यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स हो गया, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा दिया गया चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये हम नहीं करवा रहे, मैथ्स वाले टीचर ऑलरेडी ये सब करवा दिए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से कंप्यूटर शुरू हो रहा है, यहाँ से चलिए। MS ऑफिस में कंट्रोल के साथ, कंट्रोल का जो बटन है उसके साथ S दबाइएगा तो क्या होगा, फाइल आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ S दबाइए, नहीं तो फाइल मेन्यू में जाइए और नीचे सेव का ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक है, तो ये कंट्रोल+S से सेव होता है। सेलेक्ट ऑल करने के लिए, सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ेगा, A दबाना पड़ेगा। उसी तरह सेव करने के लिए S दबाएं, कट करने के लिए X दबाएंगे, याद रखिएगा। पेस्ट करने के लिए V दबाएंगे, कंट्रोल के साथ V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ X दबाएंगे तो कट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ ही C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक, ये सब कॉमन है, वैसे ज़्यादातर लोग को आजकल पता ही चल गया होगा, लेकिन अगर नहीं याद था तो रिवाइज कर लीजिए। अगला क्या है, इसमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जिसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए। किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका जो मोबाइल का टच स्क्रीन है, स्मार्टफोन आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल टच स्क्रीन जो है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। इसका अगर क्वेश्चन में अच्छा आंसर बनाएगा तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ। ये इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि इस टच स्क्रीन में ही आप हाथ से छूकर इसको कुछ इनपुट भी देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इनपुट डालते हैं, और यही सेम मोबाइल का टच स्क्रीन आपको आउटपुट भी दे देता है। तो ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, याद रखिएगा। मोबाइल का टच स्क्रीन या फिर टैबलेट का टच स्क्रीन, कुछ भी हो गया, इस तरह से पूछ सकता है आपको। ठीक, अगला क्या है, इसमें से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आंसर हो जाएगा SSD। पर्ल, जावा, पाइथन, तीनों का तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। इसमें क्या है, जानकारी, फाइल और फोल्डर को सेव किया जाता है। पहले ये काम HDD में किया जाता था, हार्ड डिस्क ड्राइव में, बट इसका डिसएडवांटेज क्या था कि हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसे गोल 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 घूमते रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इसमें मूविंग पार्ट बहुत होता था, तो ये स्लो होता था। और सॉलिड स्टेट ड्राइव में मूविंग पार्ट ना के बराबर होता है, तो ये फास्ट होता है। ठीक, अगला क्या है, इसमें से कौन कंप्यूटर में वायरस के इन्फेक्शन का सिम्टम नहीं है, याद रखिएगा, कंप्यूटर में, आदमी के अंदर नहीं। तो अगर कंप्यूटर में आपका वायरस चल गया तो होगा क्या, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, हाँ हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड पॉपअप विंडो आने लगेगा, हाँ यहाँ पे बोलने लगेगा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, 10 लाख रुपये आप जीते हैं, आपको आने लगेगा कि ओके ओके कीजिए, तो ये भी हो सकता था। फाइल और करप्ट, आपका फाइल वगैरह मिस होने लगेगा या फिर करप्ट होने लगेगा, ये सब भी वायरस लोग बदमाशी कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई वायरस ऐसा बनेगा कि जिससे आपका इंटरनेट का रफ्तार बढ़ जाए, तो ये आंसर हो जाएगा, ये कोई वायरस नहीं करता है। ठीक है, अगला क्या है, HTML। HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत बार घिसा पिटा रिपीटेड सवाल है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह URL का फुल फॉर्म भी हम बार बार आपको बताते चलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक, तो कंप्यूटर यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल नहीं सवाल था, एकदम डुएबल था, इजीली डुएबल था। अगला क्या है, अगला यहाँ से आपका करंट अफेयर का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल बहुत बढ़िया वाला है, ये अच्छों को पानी पिला देता अगर ऑप्शन अच्छा सेट करता। अगर हम होते तो हम 59 नहीं, यहाँ पर 52 लिखते, तो उसके बाद ज़्यादातर लोग 52 मारता, उसका गलती हो जाता। तो है क्या कि नेशनल एंथम जो इंडिया है, इंडिया का नेशनल एंथम है, उसका शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो वर्जन है उसको बजाने के लिए कितना सेकंड के लिए बजाया जाता है। तो बहुत लोग 52 सोच रहा होगा, लेकिन 52 सेकंड बजाया जाता है किसको, लॉन्ग ड्यूरेशन जो एक्चुअल है फुल वाले को, वो 52 सेकंड। लेकिन इसका एक शॉर्ट ड्यूरेशन भी है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है कि स्टार्टिंग का जो हुआ ना, स्टार्टिंग का जो लाइन है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये लाइन 1 है। और आखिरी लाइन क्या है, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, ये आखिरी लाइन है। तो पहला लाइन केवल गाया जाएगा और आखिरी लाइन केवल गाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्जन। ये आपको ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पे इसका विवरण मिल जाएगा। इसको 20 सेकंड में खत्म करना होता है, तो ये 20 सेकंड के लिए होता है, और लॉन्ग वर्जन जो है वो 52 सेकंड के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, किसी भी एग्जाम का तैयारी आप करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल है, बहुत लोग इसको नहीं रटता है, हालांकि बहुत लोग को मालूम भी होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे धुरंधर लोग हैं यहाँ पे तैयारी करने वाला, लेकिन हो सकता है कुछ लोग को नहीं पता होगा। अगला क्या है भाई, जिंजी दुर्ग या जिंजी का फोर्ट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो जिंजी का दुर्ग जो है ये तमिलनाडु में आपको विल्लुपुरम जगह में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल था। अगला क्या है, इनमें से किसने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था।
तो काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाने का तो कोई विवरण नहीं मिलता क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है। तो बनवाया नहीं गया था, लेकिन बीच में ये या तो नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से कभी कभी टूटा या बहुत बार जो है मुगल लोगों ने भी इसको तोड़वाया है। तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर का, काफ़ी बार रिकंस्ट्रक्शन हुआ। उसमें से एक बार रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण फिर से करवाया था और इसमें गोल्ड का भी यूज़ करवाया गया था इनके द्वारा। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक बार इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया काशी विश्वनाथ मंदिर का, और इतिहास में पहले भी बहुत बार रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक। तो एक रिकंस्ट्रक्शन रानी अहिल्याबाई होलकर सबसे फेमस और सबसे रिसेंट, इन्हीं का नाम लिया जाता है, इन्हीं का नाम जोड़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब मत बोलिएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, ये सब भी बताइए, वो नहीं। स्वामी विवेकानंद का जयंती जो है हर साल नहीं बोल रहा, 2024 में कब मनाया गया था, 24 हो, 23 हो या 25 हो, कभी भी 12 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन यूथ डे यानी युवा दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं स्वामी विवेकानंद का जयंती। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक। और 4 जुलाई सन 1902 को इनकी मृत्यु होती है, वो भी कोलकाता में ही है, ठीक है। कहाँ से जुड़े थे, रामकृष्ण मिशन से, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या है, इसमें से किस मस्जिद को मस्जिद ई जहानुमा, ठीक है, मस्जिद ई जहानुमा के नाम से जाना जाता है, जहानुमा या जहानुमा जो भी बोल दीजिए। तो ऐसे तो एक तेलंगाना में भी है शायद, लेकिन यहाँ पर दिल्ली वाला जामा मस्जिद है, तो दिल्ली का जामा मस्जिद को इस नाम से जाना जाता है। दिल्ली का जो जामा मस्जिद था इसका कंस्ट्रक्शन 1644 में शुरू हुआ था और ख़त्म कौन करवाया था इसको, शाहजहाँ, ठीक है। इनको बहुत सारा चीज़ का आर्किटेक्चर करवाने में बहुत शौक था, तो ठीक है, तो इनको आर्किटेक्चर किंग इस टाइप से भी कुछ बोला जाता था, ठीक। अगला क्या है, एलिफेंटा केव्स जो है इज़ अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ हाउ मेनी केव, यानी एलिफेंटाओं की गुफा में टोटल कितना गुफा का समूह है। तो यहाँ पर टोटल 7 गुफाओं का समूह है। ये कहाँ मिलेगा, पिछले बार भी इससे सवाल आया था। इसका ओल्ड नेम है घारापुरी, मुंबई के एरिया में पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये घारापुरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड आरबीआई एक्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, सीपीआई यानी सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी हम और आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उस सामान में इन्फ्लेशन यानी महंगाई के दर को नापने वाला एक इंडेक्स या सूचकांक जो होता है उसी को सीपीआई बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक टारगेट रखता है आरबीआई कि हम इतना % में रखेंगे महंगाई को, ठीक है। तो ये खुदरा महंगाई बेसिकली आप इसको मान सकते हैं। तो इसको लगभग कितना में टारगेट रखा जाएगा और इस टारगेट को हर कितना साल के बाद रिव्यू किया जाएगा, तो रिव्यू किया जाएगा हर 5 वर्षों के बाद अपना टारगेट रिव्यू किया जाएगा। फिलहाल के लिए टारगेट क्या है, 4% और टॉलरेंस बैंड है 2% का। इस दोनों पे अच्छा से याद रखिएगा, 4% टारगेट है, 2% है आपका बैंड, टॉलरेंस बैंड। तो बैंड का मतलब क्या हुआ कि 4% के आगे 2% भी हो सकता है और 4 के नीचे भी 2 हो सकता है, यानी कि 2% ज़्यादा 2% कम, बेसिकली 4 ± 2, यानी 2% का भी महंगाई सही है, 4% का भी सही है और 6% का। इस रेंज में कहीं भी महंगाई है तो ठीक है, कंट्रोल में माना जाएगा। 6 के ऊपर चला गया तो ज़्यादा महंगाई है, 2 के नीचे आ गया तो महंगाई कम है। इससे भी इकोनॉमी को नुकसान होता है क्योंकि फिर लोगों के पास प्रोडक्शन करने का इंसेंटिव नहीं बचेगा। तो फिलहाल के लिए लगभग 5% के अप्रॉक्स में झूल रहा है, अलग अलग सर्वे के अनुसार आप देखेंगे तो अभी और इसको 4 के लगभग में लाने का जरूरत है, ठीक है। अगर 4 के लगभग में लाने का जरूरत है तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट में चेंजेस किया जाता है, ज़्यादा कम किया जाता है, वो सब हम यहाँ नहीं देखेंगे, वो अपने स्कोप का नहीं है फिलहाल के लिए। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA का हेडक्वार्टर, बैंक रिलेटेड ज़्यादातर जगह का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही मिलेगा, तो इसका भी मुंबई आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, जनवरी 2024 में गवर्नर कौन है आरबीआई के, आरबीआई के गवर्नर उस समय हो या अभी भी हो, कौन है, श्री शक्तिकांता दास, ठीक है। ये एक IAS अधिकारी रह चुके हैं और गवर्नर हैं आरबीआई के फिलहाल के लिए, ठीक। अगला क्या है, किस साल के यूनियन बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जिक्र किया गया था, ठीक है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का जो जिक्र है 2019 वाला, भी ये थित्थर टाइप का सवाल हो गया कि अब कैसे किसी को याद रहेगा ये सब चीज़। तो ये हो गया कि मतलब लगभग छोड़ने वाला ही सवाल है, बाकी कुछ लोग होगा धुरंधर तो शायद उसको याद रह जाएगा, लेकिन पुराना बात है, बजट इस टाइप से लोग पढ़ता भी नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। अगला क्या है, 1991 का जो LPG रिफॉर्म होता है, LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है।
तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म 1991 में हुआ था, जब देश की अर्थव्यवस्था को खोला गया था, बाहर से निवेश और बाहर को निवेश दोनों अलाउ किया गया था। बाकी और भी बहुत सारा चेंजेस आया था, लाइसेंस राज का खात्मा हुआ था। इसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है यानी मास्टरमाइंड बोल सकते हैं, दिमाग किन का था, तो दिमाग था श्री मनमोहन सिंह जी का, ठीक है, जो आगे चल के हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, इन्हीं का दिमाग था इन सब के पीछे, ठीक है। अमर्त्य सेन कौन है? अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज जीत चुके हैं इकोनॉमिक्स में, भारतीय मूल के हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिल चुका है 1998 में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन क्या है? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैं, ठीक। तो इनको आप ग्रीन रेवोल्यूशन और इनको फार्मिंग वगैरह से आप जोड़ेंगे, इनसे रिलेटेड सवाल पिछले वाले पेपर में आ चुका है। वर्गीस कुरियन, ये नया नाम है, ये कौन है? तो ये है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के पितामह, यानी कि किससे रिलेटेड हैं? मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, अमूल से रिलेटेड हैं। और ये जो है ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन, इसको क्या बोला जाता था? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता था, ठीक। अगला क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं होता, जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, नॉमिनल बाय रियल जीडीपी का जो रेशियो होता है उसी को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका क्या काम है, ये सब अपने स्कोप का नहीं है, हमको बस रट्टा मारना है क्योंकि वनडे एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अगला क्या है? इसमें से कौन सा नदी है जो, क्या है यार, बोखरचू, अच्छा, बोखरचू नाम के ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत में है, वहां से निकलता है, तो ये फेमस है आपका इंदस नदी, ठीक है। तो इंदस नदी ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, एक इंदस रिवर सिस्टम और एक ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलेगा? चेम युंग डुंग ग्लेशियर, नाम क्या है? चेम युंग डुंग, कहाँ पर? मानसरोवर जो है तिब्बत में, उसी के पास में चेम युंग डुंग ग्लेशियर है, उसी से ब्रह्मपुत्रा नदी भी निकलता है, ठीक। अगला क्या? इसमें से कौन सबसे बड़ा बोवाइन एनिमल है भारत में? भारत में इसमें से गो जाति का सबसे बड़ा जानवर कौन है? तो गो जाति का भारत में सबसे बड़ा जानवर गौर है, गौर, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इंडियन बाइसन भी इसी को बोलते हैं, गौ या इंडियन बाइसन। ये राजकीय पशु है कहाँ कहाँ का? तो ये बिहार का स्टेट एनिमल है और गोवा का भी स्टेट एनिमल है गौर, ठीक। अगला क्या है? सैंगपो किस नाम, सैंगपो से किस नदी को जाना जाता है तिब्बत में? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के जा रहा है, कॉमन सवाल है, ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है इसमें। अर्थ का ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सबसे जो बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्रस्ट बोलते हैं, या भू परपटी, या पपड़ी, या परपटी, जो भी बोल सकते हैं। तो बाहरी जो लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। इसके अंदर में आपको मेंटल मिलेगा, अंदर में एक आउटर कोर और एक इनर कोर मिलेगा। इनर कोर ध्यान रखेंगे, इनर कोर सॉलिड होता है, हाई प्रेशर की वजह से सॉलिड हो जाता है। व्हाट इज द टोटल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 के अनुसार? भारत का सेक्स रेशियो 943 है। कॉमन क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा इसमें कुछ व्याख्या करने के लिए है नहीं। हिमालय का सबसे जो आउटर मोस्ट रेंज है, आउटर मोस्ट हिमालय को क्या बोलते हैं? तो आउटर मोस्ट को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये भी कोई खास दमदार चीज़ नहीं है। हाँ, सल्तनत का जो पीरियड चल रहा था, ठीक है, सल्तनत के काल में दिल्ली में कितने राजवंशों ने टोटल राज किया? टोटल कितना राजवंश दिल्ली में सल्तनत काल में रहा? आंसर 5 हो जाएगा। टोटल 5 राजवंश थे। क्या क्या? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इसका टाइम लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, बाय हार्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका जेएसएससी सीजीएल में आ सकता है। अगला क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट मार चुका है, पिछले बार शेरशाह सूरी के बारे में पूछा था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है, और मुगल एम्पायर को टेक ओवर किया था किस वर्ष? तो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था कब? 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है, उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर बाहर भगा दिया था। तो ये बैटल ऑफ कन्नौज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले भी आ चुका है, रिपीटेड सवाल है, इसलिए बार बार आएगा, आपका जेएसएससी सीजीएल के जरूरी है। सत्यमेव जयते जो भारत का राज्य वाक्य है, ठीक है, ये सत्यमेव जयते कहाँ से उठाया गया? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से उठाया गया। और मुंडक उपनिषद किसके अंदर है? अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से ये वाक्य उठाया गया है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डस मिहिर भोज? मिहिर भोज जो है किस डायनेस्टी से आते हैं? तो मिहिर भोज जो है वो एक प्रतिहारा, ठीक है, प्रतिहार राज से आते हैं। देखिए ये वाला आ गया। कौन से मुगल शासक को आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है? तो जिसको बहुत सारा चीज़ बनाना का मन करता था, शाहजहां, जो पूरा दौलत लुटाया था बहुत सारा आर्किटेक्चर में, तो शाहजहां को आर्किटेक्ट किंग के नाम से, यानी कि वास्तुकार राजा के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक। अगला क्या है, डू और डाई, करो और मरो, ये स्लोगन किन्होंने दिया था? तो महात्मा गांधी का स्लोगन है, ये भी रिपीटेड सवाल है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये दोनों तो आपको ध्यान में रहता ही है। अगला क्या है, ये जो किताब है द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये किताब किसने लिखा? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल लिखने वाले का नाम है शशि थरूर। बहुत भयानक अंग्रेजी जो बोलते हैं। ये जो है थोड़ा टाइम के लिए यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुके हैं, तो इसलिए एक किताब इनका काफ़ी फेमस है, पैक्स इंडिका। ठीक है, थोड़ा बहुत जो PSIR वाला जिनका ऑप्शनल होता है UPSC में, उनको इस किताब के बारे में थोड़ा बहुत शायद जानकारी होगा, हालांकि बहुत रिलेवेंट नहीं है। एक किताब इनका और है जो काफ़ी फेमस है, वाई आई एम अ हिंदू। ठीक है, शशि थरूर कांग्रेस के लिए, मतलब कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं ये अभी। तो शशि थरूर का ये 2 किताब प्लस द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये आप ध्यान रखिएगा। रामचंद्र गुहा का बहुत सारा बुक बहुत बार पूछ चुका है JSSC, तो इसमें हम केवल 2 लिख रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कम से कम इनका 5 किताब जरूर याद करके जाइएगा, ये एग्जाम में आने का चांस है। तो रामचंद्र गुहा का एक किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, और एक क्या है, रेबल्स अगेंस्ट द राज। ये भी रेबल्स अगेंस्ट द राज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो रेबल्स अगेंस्ट द राज ये ध्यान रखिएगा, रामचंद्र गुहा का किताब है। अरविंद आडिग, ठीक है, अरविंद आडिग या अरविंद आडिगा बोलिए, इनका किताब का नाम क्या है, द वाइट टाइगर। और खुशवंत सिंह का, इनका किताब भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक इनका किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। और भी बहुत सारा किताब दिखे हैं, आप चाहें तो नेट से जाकर देख लीजिएगा। अगला क्या है, नोबेल प्राइज 2023, बार बार सवाल घूम करके आ रहा है, तो नोबेल प्राइज पूरा आपको अच्छा सा रटा हुआ होना चाहिए, कब मिला, किसको मिला, कौन देता है, किस कारण से मिला। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ये वाला रिपीट हुआ कि लिटरेचर कैटेगरी में किसको मिला, तो जॉन फॉस को मिला है। जॉन फॉस कहाँ गया, हाँ, जॉन फॉस को मिल चुका है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरा अच्छा डिटेल से पढ़िएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, पक्का चांस है कि आपका आने वाला एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज डे से किसको मनाया जाता है, कितने तारीख को होता है? तो 18 अप्रैल को होता है। ये सब आपको स्पीडी वाला किताबा में मिल जाएगा। अगला क्या है, गांधी पीस प्राइज 2023 किनको मिला है? तो गांधी पीस प्राइज इनको मिला है भाई, डैनियल ब्रेनबॉम एंड अली अबू, इनको मिला है गांधी पीस प्राइज, लेटेस्ट वाला। ये सब भी आप करंट अफेयर मैगजीन से जरूर देख के जाइएगा। सैमसंग ने 2019 में एक AI पावर्ड रोबोट लॉन्च किया था, जो लास वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हुआ था, उसका नाम क्या था? ये भी थित्थर वाला क्वेश्चन हो गया, 2019 का करंट अफेयर पूछ रहा है, तो अगर ऐसे परेशान करने के लिए आ जाएगा तो आपको रेडी रहना है उसके लिए। तो इसका नाम था बेल्ली, ठीक है, बाली बेल्ली जो भी है, ये इसका नाम था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी टेस्ला का एक ह्यूमनाइड रोबोट बना है। टेस्ला कंपनी, SpaceX और टेस्ला जो इलॉन मस्क का कंपनी है, उसका एक ह्यूमनाइड मतलब क्या होता है, मानव के जैसा दिखने वाला, बिहेव करने वाला, उसको बोलते हैं ह्यूमनाइड रोबोट। उसका नाम क्या रखा है टेस्ला ने? ऑप्टिमस। ठीक है, ऑप्टिमस, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स का कैरेक्टर होता था, उसके नाम पे रखा है ऑप्टिमस। ट्रांसफॉर्मर सीरियल या फिर कॉमिक्स बोल लीजिए। हाँ, फार साइटेडनेस, ठीक है, यानी कि दूर का चीज़ दिखता है, नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? तो इस बीमारी या डिसऑर्डर को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर का दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है। उसी तरह मायोपिया बोलते हैं जब नज़दीक का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या बोल रहे हैं कि ना दूरे का दिख रहा है ना साला नज़दीक का दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका मसल्स है आँख का, वो ठीक से काम नहीं करता, तो इसके लिए आपको दोनों तरह का लेंस आपको यूज़ करना पड़ता है। कैटरैक्ट तो मोतियाबिंद है, इसमें आपका आँख के आगे धुंधला सा एक परत बन जाता है, जिसका ऑपरेशन करके उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक, और इसको करेक्ट करने के लिए किस तरह का लेंस का यूज़ किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अगला क्या है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है? तो वो आपका पिकॉक है, उसका कॉमन नाम। ठीक है, मोर उसका कॉमन नाम है, तो कॉमन नाम यहाँ से काट दीजिए क्योंकि साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये टाइगर का कॉमन नेम है, जो अभी राष्ट्रीय पशु है, तो ये भी आप यहाँ से काट लीजिए। अब ऑप्शन 1 और 4 में आपको जो आता था वो मार सकते थे, तो पावो क्रिस्टेसस ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो पता ही होना चाहिए लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था 1798 में, इसका डिस्कवरी कौन किया था? ये सब हम लोगों को किताबों में पढ़ा गया था स्कूल के समय में। इनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का यानी चेचक के टीके की खोज की थी 1798 में। और ये जो खोज किया था इन्होंने, इसके लिए इन्होंने पहले काउ पॉक्स का वैक्सीन का यूज़ किया था। ठीक है, तो उसका यूज़ करके स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बना था। और सबसे पहले किसको दिया था इन्होंने? तो उस देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है जिनको दिया गया था? तो जेम्स फिप्स नाम है। ठीक है, जेम्स फिप्स वो व्यक्ति हैं जिनको एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन लगाया था, पहला व्यक्ति। ठीक है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन मारना होगा तो यहाँ से भी पूछ सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप सबको याद होगा, पेनिसिलिन का खोज किए थे, ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या रखे थे? पेनिसिलिन, जो आज भी बहुत जगह पे यूज होता है, हालांकि धीरे धीरे इसका इफेक्टिवनेस कम हो रहा है। पेनिसिलिन का इफेक्टिवनेस कम हो रहा है, पेनिसिलिन या फिर अलग अलग एंटीबायोटिक का कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। माइक्रोब्स जो है एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप करते चले जा रहे हैं ओवर यूज की वजह से, ठीक। रॉबर्ट कोच का भी नाम आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट कोच ने रिसर्च किया था किसके लिए? टीबी के ऊपर रिसर्च किया था, कॉलेरा के ऊपर रिसर्च किया था और एंथ्रैक्स के ऊपर रिसर्च किया था। तीनों बहुत ही डेडली डिजीजेस हुआ करता था। टीबी तो खैर अभी भी वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीजेस में से एक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका रिसर्च किया था रॉबर्ट कोच ने। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के मॉडर्न पितामह ये कौन है? रॉबर्ट कोच, ठीक। बैक्टीरियोलॉजी आप नाम से समझ रहे हैं, बैक्टीरिया की पढ़ाई को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल, मेरा फेवरेट पॉलिटी यहाँ से शुरू हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कब क्रिएट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा? तो 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट होता है और 9 दिसंबर को पहला मीटिंग होता है। 6 दिसंबर 9 दिसंबर दोनों याद रखिएगा। साथ में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सील है। इसके ऊपर भी अगर कोई टफ एग्जामिनर होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी दे सकता है कि सील में किस जानवर का चित्र मिलता है आपको। तो ये आप देखेंगे, जो ओरिजिनल अखंड भारत है इसका यहाँ पर आपको पीछे मिलेगा, ठीक है। जो अभी भी आपको पार्लियामेंट, नया वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वहाँ पर भी इससे मिलता जुलता एक आपको वहाँ पे म्यूरियल या पोर्ट्रेट मिल जाएगा। तो पीछे आपको यहाँ मिलेगा अखंड भारत, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, क्योंकि उस समय तक इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था। और यहाँ पर आपको ये हाथी मिलेगा, इस तरह से हाथी का सर यहाँ पर सामने पे मिलेगा। तो ये यहाँ पर ऊपर में अंग्रेजी में लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नीचे में लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इससे भी सवाल आ सकता है कि किस भाषा में लिखा होता है, कौन सा जानवर है, मैप में इंडिया था या इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड था। इस तरह से कुछ कुछ आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक। लेकिन ये तभी आएगा जब थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल बनाना होगा, तो आमतौर पे इतना आगे नहीं जाता। तो 1946 देखिए केवल साल में खेल रहा है, लेकिन हम आपको पूरा डेट बताएं क्योंकि टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो पूरा डेट आएगा। अगला क्या है? भारतीय संविधान के किस पार्ट में, किस भाग में आपको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र मिलेगा? तो पार्ट नंबर 5 में आपको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मिलेगा। पार्ट नंबर 6 में आपको राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मिलेगा। पार्ट नंबर 7 में आपको मिल जाएगा, ऐसा पार्ट है जिसको डिलीट कर दिया गया है, एकमात्र पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको डिलीट किया गया है, हटा दिया गया है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने का संभावना है। उसके साथ पार्ट नंबर 8 में आइए, इसमें आपको यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों और इसी में दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसके बारे में भी जिक्र मिलेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। मेनली आप पार्ट 8 तो आप याद रखेंगे जो इसका आंसर है, पार्ट 7 भी याद रखिएगा, एकमात्र पार्ट जिसको डिलीट किया गया था, ठीक। अगला क्या है? इसमें से कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा मेघालय को एक ऑटोनोमस राज्य का दर्जा मिला था? तो ये 22वां संशोधन हुआ था, ठीक। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ जाने लायक नहीं है। अगला क्या है? इसमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस लाने की पावर देता है? तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1, 2, 3, 1, 2, 3 से ऐसे याद रखिए कि एकदम 1, 2, 3 में सरकार को फटाफट कोई कानून बनाना होता है तो ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाती है कि 1, 2, 3 फट से बन गए लो कानून। तो ये काम करना रहता है तो सरकार ऑर्डिनेंस का सहारा लेती है, इसलिए आर्टिकल 1, 2, 3 हो जाएगा। इसमें प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस ले आते हैं और उसके बाद उस टाइम के लिए टेम्परेरी वो एक कानून हो जाता है। बाद में जब संसद बैठती है तो फिर उसके ऊपर बहस वगैरह होके उसको आगे उसका प्रोसेस किया जाता है, ठीक। अगला क्या है? देखिए पूछ ही दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला सेशन है वो कब हुआ था? तो 6 दिसंबर को वो बैठा, मतलब उसका गठन हुआ और 9 दिसंबर को पहला मीटिंग हुआ, ठीक है। तो पहला सेशन या पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह हम आपको चैनल में भी करवाते रहते, कम्युनिटी पोस्ट में एमसीक्यू डालते रहते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बहुत सारा यूजफुल एमसीक्यू है जो एग्जाम के लिए काम का है, जो हम यहाँ अगर नहीं डील कर पाए तो उससे रिलेटेड रिविजन के लिए क्वेश्चन हम वहाँ से आपको देते रहते हैं, वो देख लीजिएगा। बाकी 26 तारीख तक, 26 जुलाई रात 12 बजे तक सेल चल रहा है, जिसमें कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा 10% मिलता था, अभी 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो कोई भी टेस्ट सीरीज या कोर्स लेना है, जैसे सीजीएल पेपर 2 इंग्लिश का या पेपर 3 का टेस्ट सीरीज लेना है या फिर मैथ्स का कोर्स, साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो कूपन कोड ऑफिसर द्वारा ले सकते हैं, ठीक। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिएगा, एग्जाम से पहले कुछ कुछ काम का मटेरियल वहाँ पे हम
आपको डाल देंगे। अगला क्या है, आर्टिकल 148 में किन का जिक्र मिलेगा? तो भैया 148 में आपको CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका जिक्र मिलेगा। ठीक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA का जिक्र मिलेगा आर्टिकल 150 में। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र 315 से लेकर 3 से 23 में मिलेगा, यानी कि पार्ट नंबर 14 में आपको मिलेगा। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मिलेगा। ये सब ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, पिछले बार हम आपको बताए थे, फिर से पूछा है, चेपॉक स्टेडियम जो है, ठीक है, चेपॉक स्टेडियम कॉमन नाम है, ऑफिशियल नाम ध्यान रखिएगा MA चिदम्बरम स्टेडियम है। ये दोनों आपको मिलेगा चेन्नई में, ये एक ही नाम है, कॉमनली चेपॉक स्टेडियम बोल देते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम है MA चिदम्बरम स्टेडियम। तो ये चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम का नाम है। इंदौर का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम क्या है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम। होलकर से आपको याद आना चाहिए, पहले अहिल्याबाई होलकर, तो इसी एरिया से आती थी वो। मुंबई जो है, हालांकि उनके नाम पर है या नहीं ये हम कंफर्म नहीं है भाई, ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग मिलाइएगा। मुंबई फेमस वानखेड़े स्टेडियम है, यहीं पर शाहरुख खान जो है मार किए थे, और यहीं पर 2011 में हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप। ठीक, हैदराबाद में जो है ये भी रिपीट हो चुका है, तो हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम नाम है हैदराबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका। साथ में हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक, भी बोलते हैं क्या, वही उसका नाम है। अभिषेक वर्मा जो है, जो कौन से चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो अभिषेक वर्मा दिल्ली के आने वाले हैं, ये आर्चरी के खिलाड़ी हैं, यानी तीरंदाज हैं। ठीक, अगला क्या है, फुल फॉर्म MCC का पूछ रहा है इसमें से, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, MCC का फुल फॉर्म, अच्छा क्रिकेट वाला है तो ये हो जाएगा, ठीक है, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब, ये हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट है क्रिकेट का क्लब, 1787 में फॉर्म किया जाता है, लंदन में आपको मिलेगा। लॉर्ड्स का जो क्रिकेट स्टेडियम है 1814 में, लॉर्ड का क्रिकेट स्टेडियम, वह यही जो है क्रिकेट क्लब ओन करता है। ठीक है, पुराना ज़माना में, मतलब पुराना नहीं लेकिन एक टाइम पे एक हिस्ट्री में 10th क्लास में एक चैप्टर होता था हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, उसमें इसके बारे में पढ़ाया जाता था। तो ये अच्छा सवाल हो गया। तब अच्छा क्या हो गया, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, डेट वगैरह थोड़ा अच्छा हो गया। अगला क्या है, बेंगलुरु बुल्स, ये जो टीम है, ये इस नाम का जो टीम है कौन से टूर्नामेंट को खेलता है? तो बेंगलुरु बुल्स जो है आपका प्रो कबड्डी में खेलता है। ठीक है, तो ये सब आपको करंट अफेयर के अच्छे मैगजीन में जानकारी मिलेगा। अगला क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का हेडक्वार्टर, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको लंदन वगैरह में नहीं मिलेगा, ये न्यूट्रल जगह पे रखा गया, दुबई में आपको ICC का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्या है, उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है, उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट, ये किस जगह के एयरपोर्ट को बोलते हैं? तो ये किसका है? करनूल के एयरपोर्ट का नाम है। थोड़ा सा टफ टाइप का सवाल हो गया, क्योंकि इस थोड़ा मतलब नोन टाइप का जगह नहीं है, तो ये थोड़ा टफ टाइप का हो गया। अमरावती का जो एयरपोर्ट है, अमरावती एयरपोर्ट को क्या बोला जाता है? तो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एयरपोर्ट। ठीक है, बाकी ये दोनों का कोई खास नाम नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। अगला क्या है, इसमें से कौन पहला बना इंस्टेंट EMI फैसिलिटी देने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका इसका नाम क्या रखा? EMI एट इंटरनेट बैंकिंग। तो इस तरह का एक स्कीम लाया था, ये स्कीम लाने वाला ICICI बैंक है। ये भी थोड़ा सा टफ टाइप का सवाल हो गया करंट अफेयर्स का। अगला कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? BRO की सबसे पहली महिला ऑफिसर का नाम बताना है, तो नाम है आपका वैशाली हिवासे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट मार सकता है। ठीक, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगला कौन है, एक फिल्म है मरक्कर। ठीक है, तो मरक्कर ये जो फिल्म है, इसके जो डायरेक्टर इसके बारे में पूछ रहा है, तो प्रियदर्शन नायर ये है। तो ये भी थोड़ा सा टफ टाइप का सवाल हो गया, साउथ का मूवी भी इस तरह का मूवी के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत लोग को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जनवरी 2024 में कौन थे? तो जनवरी 2024 हो या भी हो, आंसर क्या है? पुष्कर सिंह धामी। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जरूर देख लीजिएगा, हार्डली आपको 30 मिनट लगेगा, दोनों आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर अवश्य याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन अगर आया तो बोनस रहेगा, आसानी से आप इसको मार्क कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं है। और पिछली बार हम एक लॉजिक भी समझाए थे कि चीफ मिनिस्टर आमतौर पर होम मिनिस्ट्री अपने पास रखता है, अनटिल एंड अनलेस की बहुत भयानक कोalition का सरकार नहीं है जहाँ पे कोलिजन में देना पड़ता है, जैसे कि वहाँ देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ा था। ठीक है, तो आमतौर पे देना नहीं पड़ता है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग CM है तो वो अपने पास ही रखेंगे। अगला क्या, स्ट्रॉन्ग CM इन द सेंस कि मतलब कोलिजन वाला सरकार नहीं है तब। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज ROC
रॉक के नाम से जो है। तो ROC असल में इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रैटो लॉन्च रॉक, ये इसका नाम है। सबसे बड़ा एयरप्लेन है। इसका सफल टेस्टिंग हुआ कहाँ पे? मोहावी रेगिस्तान में। मोहावी का स्पेलिंग ये नहीं होता, मोहावे रेगिस्तान में इसका सफल परीक्षण हुआ। तो ये कंपनी का नाम क्या हो गया? स्ट्रैटो लॉन्च नाम हो गया इस कंपनी का, स्ट्रैटो लॉन्च रॉक। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा एयरप्लेन है। ये भी ऐसे करके पूछ सकता है कि स्ट्रैटो लॉन्च रॉक इनमें से क्या है? क्या है वो नया स्पीशीज़ है किसी जानवर का, या कोई रॉकेट का नाम है, या क्या है? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉकेट नहीं है, एयरप्लेन है, ठीक है। मलुढ़ा झरना जो है झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया, चतरा में आपको मिलेगा। अगला क्या है? छिन्नमस्तिका मंदिर जो है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? तो छिन्नमस्तिका मंदिर, जिनको कि कॉमनली आसपास में क्या बोला जाता है? रजरप्पा मंदिर भी बोला जाता है। ये आपको डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रामगढ़ का। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रजरप्पा एरिया में आपको रजरप्पा मंदिर, माता छिन्नमस्तिका का मंदिर इसमें मिलता है। और ये जो मंदिर है ये 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ है। तो ये दोनों नदियों का नाम भी आपसे बहुत बार पूछता है। तो एक नदी तो आपका दामोदर हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्या है? भेड़ा नदी और दामोदर नदी। इसका ऑफिशियल नाम वैसे भैरवी नदी है, लेकिन आमतौर पे कॉमनली इसको भेड़ा बोला जाता है। एग्जाम में भी आपको हाई चांस है कि भेड़ा ही लिखा हो रहेगा, लेकिन भेड़ा भैरवी दोनों याद रखिएगा, ठीक। भेड़ा या भेड़ा जो भी है यार। चलिए अगला क्या है? कॉमर्शियल टैक्स के जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर दिसंबर 2023 में कौन थे? तो राम जी थे, यानी रामेश्वर उरांव थे। तो रामेश्वर उरांव थे कॉमर्शियल टैक्स मंत्री, अभी भी फिलहाल भी यही है, ठीक है। तो झारखंड का कैबिनेट से देखिए हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आया है, तो जरूर से कैबिनेट देख के जाइएगा। और मेरा मानिए याद रखिएगा, अभी रिसेंट में कैबिनेट चेंज हुआ, तो अभी वाला भी और इससे पहले वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि थितर ऐसा हो सकता है पूछ देगा कि फरवरी में कौन थे, ये बताइए, तब फंस जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ ये नहीं कि लेटेस्ट वाला याद कीजिए, इससे 2-4 महीना पहले वाला भी याद कीजिएगा। जब चेंज हुआ था, चेंज के बाद वाला भी याद रखेंगे, चेंज के पहले वाला भी याद रखिएगा, ठीक। अगला क्या? इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है सो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में पड़ता है? तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में हजारीबाग ही ऑप्शन दे दिया। हजारीबाग ही आपका उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर भी है, ठीक। अगला क्या है? 1932 खतियान का जो बिल आया है ये किस राज्य में? अरे कोई सवाल हुआ जी। झारखंड में। अगर आप झारखंड में रहते हैं या थोड़ा भी जानते हैं तो हमेशा तो इसी का चर्चा होते रहता। तो झारखंड में 1932 खतियान का बिल आया था। अगला कौन है? ये भी करंट अफेयर में करवाए थे। एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था हॉकी का, वुमेन्स हॉकी का एशियंस चैंपियन ट्रॉफी हुआ था रांची में 2023 में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर करंट अफेयर में हम करवाए थे। इसको जीता कौन था? तो जीता था भारत ने ही जीता था इसको, ठीक। अगला क्या है? पॉम्स इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस 2023, ये झारखंड में नवंबर-दिसंबर 2023 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, किस जगह में हुआ था? तो ये जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन काफ़ी टफ सेट हुआ था। तो पॉम्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट सोसाइटी, ये भी याद रखेंगे। पॉम्स एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सोसाइटी, ये याद रखिएगा। अगला क्या है? जयपाल सिंह मुंडा के बारे में पूछ रहा है। ये किस चीज़ के कैप्टन थे, किस खेल के खिलाड़ी थे? 10 बार आप लोग रट चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में हॉकी के खिलाड़ी थे और ओलंपिक में टीम को लीड किए थे। अगला क्या है? इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जो दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन में नहीं मिलेगा? तो दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन हेडक्वार्टर आपको क्या मिलेगा? दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची मिलेगा। तो रांची के आसपास कहीं जो एरिया है जो नहीं है रांची में, उसको आप हटा सकते थे। तो आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल इजी टाइप का हो गया, दुमका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब आपको उसके आसपास मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में ही मिलेगा। देखिए अगला फिर से फिल्म में जो मतलब झारखंड के लोग जो फिल्म जगत में कमाल कर रहे हैं ना, उनके ऊपर सवाल पूछ रहा है। तो इम्तियाज अली के बारे में पूछ रहा है कि इम्तियाज अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी में आप लोग जो घिसा पिटा सवाल रट रहे हैं उसके आगे भी थोड़ा सा बढ़िएगा, ठीक है। भगत मूवमेंट जो है, भगत आंदोलन किनके द्वारा गुमला डिस्ट्रिक्ट में लीड किया गया था? तो गुमला में जतरा उरांव, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब झारखंड में ज़्यादा नहीं हम आपको खींचेंगे। अगला क्या है? ये भी हम करंट अफेयर में शायद करवाए थे, ठीक है। मज़ा आता है ये सब देख देख के। करंट अफेयर में बहुत मेहनत करके किए थे, लेकिन व्यूज़े नहीं गया भाई। चलिए क्या कीजिएगा, कभी कभी होता है। अगला क्या है? इसमें से किन्हें स्टार आर्टिस्ट अवार्ड मिला क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 के लिए? स्टार आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था किनको? विवान शौर्य को मिला था। रांची के रहने वाले, केवल 7 वर्ष के हैं। इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर मैगजीन में ये करवाए थे। अगला कौन है? ये भी करवाया हुआ सवाल है। जो ऐप है ऑनलाइन एजुकेशन का, नाम क्या है? जे गुरुजी ऐप। तो ये कहाँ का ऐप है? ये झारखंड का ही ऐप है। हेमंत सोरेन द्वारा इनको शुरू किया गया। तो हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया, झारखंड का ऐप है जे गुरुजी। ये ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा इसमें आपको रीडिंग मटेरियल, बुक्स वगैरह अवेलेबल करेगा बच्चों के लिए, ठीक है।
तो ये भी करवाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको दोबारा से ज़रूर देखिएगा, रिपीट मारने का चांस है आपका अपकमिंग एग्जाम में। 2011 का सेंसस के अनुसार जो झारखंड का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 से 6 साल वाला, ठीक है, ये कितना है, तो ये है 948। ये भी आप लोग बहुत रट चुके होंगे तो इसमें ज़्यादा नहीं करवाएंगे। अगला क्या, झारखंड में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तो कितने वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड में, तो लकी नंबर 11, ठीक है, टोटल 11 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा और नेशनल पार्क केवल 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा अगला अच्छा गया, मतलब ठीक है। इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का जो कि एकमात्र डिस्ट्रिक्ट भी है जो कि यूपी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यूपी से बॉर्डर किसका लगता है, तो यूपी से बॉर्डर लगेगा आपका गढ़वा का बॉर्डर लगेगा, डायरेक्ट यूपी से सटता है। और यूपी के किस जिला से सटेगा, तो यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से सटेगा। यूपी के जो रहने वाले हैं उनको पता होगा, सोनभद्र जो है सो झारखंड से भी टच होता है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी टच होता है, तो सोनभद्र इधर हो जाएगा आपका गढ़वा। और यही सोनभद्र जो है इधर गढ़वा है झारखंड का, इधर छत्तीसगढ़ होने की वजह से थोड़ा सा नक्सल प्रभावित भी है, ठीक है, नक्सल प्रभावित है, ठीक है, मतलब था अभी, एक तो खैर नक्सलियों का लगभग सफाया हो ही गया है। तो ये नक्सल एरिया से घिरा हुआ, क्योंकि यहाँ इधर झारखंड है नक्सल केंद्र और इधर छत्तीसगढ़ नक्सल केंद्र, तो तीनों मिला के यहाँ नक्सल खेलते रहता था एक टाइम पे, ठीक है। बाकी बालू खनन ये सब के लिए भी बदनाम है सोनभद्र, फिर वो अपने झारखंड में उसका काम का नहीं है उतना। अगला क्या है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका कहाँ मिलेगा, तो ये जमशेदपुर के पास आपको मिलेगा। जमशेदपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ईस्ट सिंहभूम में आता है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में आता है, ठीक। अगला JCERT से आपको इससे पहले वाले में भी जो हम करवाए थे उसमें पूछा था, यहाँ पर फिर पूछा हुआ है। तो JCERT झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा जो इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, ये कब हुआ था इस्टेब्लिश, तो ये हुआ था 2007 में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट मारा है इस पेपर में 2 बार रिपीट मारा, तो इसको स्टार लगा लीजिए, कॉपी में जरूर लिखिएगा। JCERT डिपार्टमेंट याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का 2007 में इस्टेब्लिश हुआ और मिलेगा आपको रांची में, ठीक। अगला क्या है, झारखंड असेंबली के पहले डिप्टी स्पीकर पूछ रहे हैं। पहले स्पीकर भी बहुत लोग याद रखते हैं, तो पहले स्पीकर, पहले डिप्टी स्पीकर, इन सब के ऊपर बहुत बार सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले डिप्टी स्पीकर का जो नाम है वो आपको यहाँ से देखना है, क्या नाम है, हाँ, बागुन सुमरी, ठीक है, बागुन सुमरी या बागुन सुमराई, ये आपको याद रखना है, पहले डिप्टी स्पीकर हैं, ठीक है। पिछले बार पहले क्या पूछा था, प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा था, तो ये जो झारखंड के पहला है, राजनीतिक इतिहास को थोड़ा सा बढ़िया से आप देख कर जाइएगा, ठीक। पांचेत डैम बार बार रिपीट हो चुका है, पांचेत डैम कहाँ मिलेगा आपको, दामोदर नदी के ऊपर मिलेगा, ठीक। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं झारखंड स्टेट के जिनको पद्मश्री 2024 से नवाजा गया है स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए, तो इनका नाम क्या है, मिस पूर्णिमा महतो, ये इनका नाम है। तो पद्मश्री अवॉर्डीज फ्रॉम झारखंड, ये एक बार अवश्य देख कर जाइएगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछी जा रही है, बार बार पूछा गया है, ये 1350 मीटर आपको याद रखना है। गिरिडीह में आपको मिलेगा। जैन तीर्थंकर जो 23वें और 24वें हैं, दोनों जाकर यहाँ पर उनसे रिलेट होता है, ठीक है। बाकी अगला सवाल क्या है, रत्नेश्वर धाम जो है सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। रत्नेश्वर धाम जो है बाबा बैद्यनाथ धाम के जैसा ही है, जिसमें आपको कलेक्शन ऑफ शिवलिंग वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो रत्नेश्वर धाम जो है आपको गोड्डा में मिलेगा, ठीक है, रत्नेश्वर धाम। इसमें से कौन सा किला जो है एक छोटी पहाड़ी ठाकुरपाड़ा में मौजूद है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जो आपको मिलेगा। तो लातेहार में आपको क्या मिलेगा, नवगढ़ या नारायणपुर का किला मिलेगा। तो किलों के बारे में फोर्ट्स को आप देख लीजिएगा, किसी भी अच्छे किताब में आपको जरूर मिलेगा ये वाला। तो मनीष रंजन में तो हम देखे थे तो था, बाकी आपके अच्छी किताबों में ये सब रहेगा ही, ठीक है। नकटी डैम जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। डैम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया भाई, घुमा घुमा के रिपीट कर करके पूछा था। नकटी डैम आपको वेस्ट सिंहभूम जिले में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिजिक्स सवाल शुरू होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का रहेगा। ध्यान रखिएगा, पेपर में सिलेबस बनाते समय लिखा गया था कि 12th लेवल का सारा पेपर रहेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट 12th लेवल का होगा, ना सिर्फ मैथ रीजनिंग ही बल्कि साइंस भी। तो साइंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें 11th 12th का होगा, उसको हम स्किप करवा रहे हैं क्योंकि वो आपका JSSC CGL के लिए काम का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम स्किप करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप JSSC CGL टेक्निकल दे रहे हैं तो वो जरूर से देख करके जाइएगा, ठीक है। आपका चांस है एग्जाम में आने का, ठीक है। तो टेक्निकल पेपर दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप अलग से देख लीजिएगा, हम स्किप करवा रहे हैं। बाकी जो CGL दे रहे हैं वो मेरे साथ साथ में चलिएगा, हम जिसको करवा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा आपके डायरेक्ट काम का नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा तो एंट्रोपी का मतलब आप किससे रिलेट करेंगे, रैंडमनेस से, बस इतना याद रखिए, ठीक है। बाकी डिटेल्स में मत जाइए, एंट्रोपी से बस रैंडमनेस को जोड़िए, ठीक है। अगला क्या है,
एक बलून में अगर आप हीलियम गैस को भर देते हैं, H इसका सिंबल है, तो वो ऊपर उठने लगता है, ठीक है। बलून में भरे तो ये ऊपर जाने लगता है, अपने आप आकाश की ओर बढ़ने लगता है। ये किस सिद्धांत की वजह से होता है? तो ये जो सिद्धांत है ये आर्किमिडीज का फ्लोटेशन प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज का फ्लोटेशन प्रिंसिपल है जिसमें डेंसिटी का बात होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से कोई भी चीज़ एक फ्लूइड में रहता है तो ये ऊपर तैरने का काम करता है। फ्लोटेशन जब भी होगा तो आर्किमिडीज से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज़ लगाते हैं हम लोग, फ्यूज़, इस फ्यूज़ का क्या काम होता है? फ्यूज़ बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए एक सर्किट है, हमको सर्किट में जब एक फ्यूज़ डालेंगे तो एक बहुत ही पतला सा तार इसमें जोड़ा जाता है, जो कि करंट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा ना तो तुरंत ये जल जाएगा, ब्रेक कर देगा सर्किट को, सर्किट तोड़ देगा। तो करंट अगर ज़्यादा हुआ, मान लीजिए कि आपके घर में भी लगा हुआ होगा फ्यूज़, उधर से अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि बहुत हाई वोल्टेज का करंट फेंक दिया उधर से, गलती से आ गया, या पानी वानी पड़ता है तो इस तरह का समस्या हो जाता है, तो फ्यूज़ जो होता है फ्यूज़ टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है और आपका सर्किट बच जाता है। यानी सर्किट में मान लीजिए यहाँ आपका फ्रिज लगा हुआ था, अगर हाई वोल्टेज का हाई करंट यहाँ पर घुस जाता, फ्रिज को ख़राब कर सकता था, तो यहीं पर आपका सर्किट जो है ब्रेक हो जाता। तो सर्किट क्या होता है? एक्सेसिव करंट फ्लो से बचाता है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने से पहले ही सर्किट को तोड़ देने का काम करता है फ्यूज़, ठीक। अगला क्या है? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में इनमें से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा बात सही है? तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। एसी जो है अपना डायरेक्शन को पीरियोडिकली बदलता है, डीसी जो है एक ही डायरेक्शन में। तो एसी का जो ग्राफ है कुछ इस तरह का होता है, यानी थोड़ा टाइम के लिए ये इस डायरेक्शन में बहेगा, फिर इसके बाद इस बढ़ेगा, फिर वापस ऊपर, फिर वापस इधर। तो अपना डायरेक्शन हर कुछ समय के बाद बदलते रहता है। ये जो समय है जिसके बाद ये डायरेक्शन बदलता है, इस समय को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड का मतलब इन्वर्स कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और आप लोग सुने होंगे कि इतना फ्रीक्वेंसी का, इतना हर्ट्ज का करंट जो है सो बहता है आपके घर में जो करंट आता है। तो आपके घर में जो करंट आता है वो बेसिकली एसी करंट होता है, जो आपको सब स्टेशन से डिलीवर किया जाता है। और डीसी करंट क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में बहेगा, वो कैसे भी करके बह सकता है, ठीक है। ऐसे बहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यानी ऊपर से इधर से अगर ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव से ऐसा नहीं होगा कि कभी नेगेटिव साइड आएगा, एक ही साइड बहेगा। तो ये होता है डायरेक्ट करंट। ये आपको किससे प्राप्त होगा? किसी भी तरह का सेल या किसी भी तरह का बैटरी होता है, वो डायरेक्ट करंट आपको देता है, ठीक है। बैटरी या सेल से आपको डायरेक्ट करंट मिलेगा। इसी तरह सोलर सेल से आपको डायरेक्ट करंट मिलता है, डीसी मिलता है, ठीक। और एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदला जा सकता है, लेकिन अब उतना करने का यहाँ पे टाइम नहीं है। अगला क्या है? ये काम का नहीं है, 11-12 का क्वेश्चन हो गया। अगर मनुष्यों के पास केवल एक आंख होता तो क्या होता? निक फ्यूरी बन जाता सब कोई, और क्या। लेकिन एक आंख होता तो दिक्कत क्या होता है एक आंख से? तो एक आंख का बेसिकली दो आंख होने से हमको फायदा क्या होता है, पहले वो समझिए। एक ही आंख है, एक ही आंख हो गया, वाह मस्त ड्राइंग हो गया। तो दोनों आंख से लाइट डिटेक्ट होता है, लेकिन जो हमको 3D में दिखता है ना, कोई भी सब्जी बोल रहे थे देखिए, तो कोई भी सामान 3D में जो दिखता है ना, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि हम लोग दो अलग अलग आंख से देखते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग आंख से देखने की वजह से हमको 3D में दिखता है, ठीक है। तो अगर एक ही देखते तो क्या होता? विजिबल रीजन कम हो जाता है। एक तो हम लंबा रीजन तक नहीं देख पाते, अगर एक ही आंख है तो हम कम ही दूरी तक देख पाएंगे ना, कम ही रेंज तक, तो हम लोग का विजिबल रेंज जो है वो कम होता है, और 3D में भी हम लोग नहीं देख पाते। तो ये दोनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर टेक्निकल पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, लेकिन नॉन टेक्निकल पेपर या जेपीएससी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बढ़िया सवाल हो गया। अगला क्या है? इसमें से कौन सा मटेरियल है जो चुंबक में चिपक जाएगा? बहुत बचवा वाला सवाल है। आयरन यानी लोहा जो है चुंबक में चिपक जाता है। अगला क्या है? बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। इसमें से कौन सा जो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहे हैं, यानी कि बिजली का सप्लाई उधर से दीजिएगा तो कुछ घूमने लगेगा, कुछ चलने लगेगा, कुछ दौड़ने लगेगा। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का यही काम होता है, ठीक है। बिजली दिए और कुछ मैकेनिकल काम किया, जैसे ज़मीन से पानी खींच करके आपको दे दिया, तो ये एक मैकेनिकल काम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मोटर करके देता है। या फिर पंखा का मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, गोल गोल घूमने लगा, तो ये घूमने का काम कर रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल रहा है, ठीक है। ये काम का नहीं है। अगला क्या है? बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, कम्यूटेटर का क्या काम होता है डीसी मोटर में? डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम क्या होगा? तो कम्यूटेटर का काम जो होगा, करंट का फ्लो का जो है
आर्मेचर में करंट का फ्लो का डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, ये काम होता है कम्यूटेटर में। अब एग्जैक्टली डीसी मोटर पूरा हम आपको पढ़ा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको लगता है 10th वाले से अभी इसको हटा भी दिया है। लेटेस्ट जब रिवीजन किया है सीबीएसई तो इसको शायद हटा भी दिया है, तो बहुत ज़्यादा इसको बता के मतलब नहीं बनता है। आपके मतलब नॉन टेक्निकल पेपर में कम ही चांस है कि इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है, उस फेनोमेना को, उस घटना को क्या बोलते हैं जब आप किसी एक मटेरियल को गर्म करते हैं, यानी कि किसी एक मटेरियल को अगर आप गर्म करें तो वो हीट लाइट एनर्जी देने लगता है। ठीक है, गर्मी की वजह से लाइट एनर्जी वापस बाहर करने लगता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को बोलते हैं इनकैंडेसेंस। जो भी इसका स्पेलिंग होगा यार, इनकैंडेसेंस बोलते हैं। ठीक है, इनकैंडेसेंस बोलते हैं, यानी कि जो आपको पुराना ज़माने में पीला वाला जो बल्ब हुआ रहता था ना, तो वो उसको इनकैंडेसेंट बल्ब कहते थे। काहे? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे ऐसे करके टंगस्टन रखा रहता था। ये जो टंगस्टन में जब इलेक्ट्रिसिटी आता था ना, तो विद्युत आने की वजह से कोई भी चीज़ गर्म होता, तो ये बहुत गर्म होता था और हीट होने की वजह से ये लाइट देने लगता था, रोशनी देने लगता था। तो इसी को इनकैंडेसेंस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता था, इसलिए इसको इनकैंडेसेंस बल्ब बोलते थे। ठीक, अब तो CFL बल्ब हो गया या फिर LED बल्ब आ गया है। ठीक, अगला क्या है? मैग्नेटिक। इसमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर में इस्तेमाल किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर में आयरन को अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपको उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है, भले आप नॉन टेक्निकल का तैयारी भी कर रहे हो। फिजिक्स में अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कॉइल रहेगा और यहाँ पर एक कॉइल रहेगा। ठीक है, ये स्टेप डाउन वाला बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर कम वोल्टेज आ रहा है इधर से, इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी बेसिकली वोल्टेज को चेंज करने का या रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? टू रेगुलेट द वोल्टेज इन अ सर्किट। ये काम होता है किसका? ट्रांसफार्मर का। क्योंकि आपके में जो आता है सप्लाई उधर से हजारों हजार वोल्ट का आता है, सब स्टेशन में उसको थोड़ा कम किया जाता है, फिर आपके एरिया में एक और ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो उसको और कम करता है, और जो आपका घर में इस्तेमाल करने वाला है उस तक 220-230 में आपको ला करके ला के देता है आपको। तो ये ट्रांसफार्मर अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब 11-12 का है, ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं तो अच्छा होगा। ये भी केमिस्ट्री आ गया यहाँ से, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। अगला सवाल है अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अगर केमिकल बॉन्ड बढ़िया से पढ़ें तो मज़ा आ जाएगा करके। आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर कम होगा, यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है? एक एटम है, मान लीजिए एक परमाणु है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस और ये रहेगा इसका सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगता है ना, जो एनर्जी लगता है ना, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जितना कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना जितना आसान होगा, उतना ही ईजिली ये जो एटम है ये किस में बदल जाएगा? आयन में बदल जाएगा। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन तुरंत खो कर K+ यानी कि पोटेशियम प्लस आयन बनना चाहता है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर लेस है तो हाई विल बी द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन आसानी से बनेगा तो आयोनिक बॉन्ड भी आसानी से बनेगा। तो हाई एंड आयोनिक, ग्रेटर है ना, चलिए ग्रेटर और आयोनिक, ये आंसर हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार अच्छा से जाकर पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़िएगा। आपका साइंस आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं या जिस कोर्स से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से। ठीक है, हम लोग में ये सब करवाया हुआ है, तो जो वहाँ से आ रहा होगा उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर जो बुक से हैं तो एक बार बुक में जाके रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अभी बायो में ये सब, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया जी? अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स। ठीक है, केमिस्ट्री का है। ठीक है, मृदा वर्ष कौन सा साल मनाया गया था? 2015 को मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। ये भी थेथर वाला ही क्वेश्चन हुआ कि इतना पुराना चीज़ किसको याद होगा? ये अपने काम का नहीं है, 11-12 का है ये सब। हाँ, घर में जो साफ सफाई का सामग्री होता है उसमें कौन सा बेस का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखिएगा, बेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो बेस क्या है? नाइट्रिक एसिड बेस नहीं है भाई, एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है। तो यहीं से आपका खत्म हो गया, आपको जानने का जरूरत भी नहीं था, बस एसिड और बेस में डिफरेंस मालूम था। एसिड एसिड नामे में है, तो बहुत मरियल सवाल हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH। नाली वगैरह अगर चोक हो जाता है तो वहाँ पर इसको डाला जाता है। ठीक है, तो साफ सफाई करने के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं कॉमनली? इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला क्या है? पेट में मौजूद जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पेट में लगभग एक तरह का HCl मौजूद होता है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। तो
पेट में मौजूद एसिड है, एसिड को खत्म करने के लिए हम एसिड में डाल देंगे जी? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक और सल्फ्यूरिक एसिड है, ना सल्फ्यूरिक ना हाइड्रोक्लोरिक, अब 2 इस बार बच गया। ठीक है, कायदे से NaOH भी इस्तेमाल करने का तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदा बचने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक टाइप का केमिकल होता है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, तो अंदर अंदर तो जाएगा लेकिन सब जलाते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज तो हो जाएगा लेकिन फिर आदमी भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं MgOH का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ मैनेजेबल होता है। ये आपको किस में मिलेगा? एंटासिड में। मार्केट में जाइएगा तो एंटासिड एक तरह का होता है, दवाई की दुकान में आपको मिल जाएगा, एंटासिड बोल के आप ले सकते हैं। लिक्विड होता है या टैबलेट के रूप में भी दिया जाता है। एंटासिड पेट में जाकर न्यूट्रलाइज करता है किसको? पेट के एसिड को, यानी HCl को। MgOH बहुत बार यूज़ होता है। ठीक, अगला क्या है? इसमें से कौन एसिड का, एसिड बेस से देखिए बहुत सवाल आ रहा है जी, तो एसिड का इसमें से कौन प्रॉपर्टी नहीं होता है? अरे तुम फिर चालू हो गया यार। इसमें से कौन एसिड का प्रॉपर्टी नहीं है? तो एसिड क्या है? खट्टा होता है। हाँ बिल्कुल होता है जी। ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। हाँ जी एकदम कर देता है। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाँ जी बिल्कुल करेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फेनोप्थलीन सॉल्यूशन को पिंक कर देगा, ये नहीं होता। फेनोप्थलीन क्या है? एक इंडिकेटर है। पिछले बार हम इंडिकेटर बहुत सॉलिड तरीका से आपको करवाए थे। इंडिकेटर से एक क्वेश्चन आ चुका है भैया JSSC CGL में, तो इंडिकेटर बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। नोट्स में जो हम दिए हैं ना, हम एक एक्स्ट्रा बूस्टर नोट्स भी लगाए हैं कोर्स में, याद रखिएगा। सिर्फ वीडियो नहीं देखना, नोट्स को भी फॉलो कीजिएगा। इंडिकेटर से एक सवाल श्योर शॉट है, एकदम श्योर शॉट है, और अच्छा वाला पूछेगा। ठीक है, ये लिटमस फिटमस नहीं पूछेगा। तो एक इंडिकेटर है, नाम है इसका फेनोप्थलीन। इसमें क्या होता है? एसिड डालिएगा ना फेनोप्थलीन में तो कोई रंग नहीं आएगा, कलर लेस हो जाएगा। लेकिन बेस डालिएगा ना फेनोप्थलीन में तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ठीक है, पिंक बैंगनी नहीं होता जी, पिंक कौन सा कलर होता है? गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, तो बेस डालिएगा तो गुलाबी होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? फेनोप्थलीन में एसिड डालने पर गुलाबी, ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछ रहा था। ठीक है, तो इंडिकेटर बढ़िया से देख करके जाइएगा। बहुत सारे इंडिकेटर हम आपको करवा चुके हैं, नोट्स में दिया हुआ है अलग अलग तरह का चार्ट। ठीक है, अंदर का भी क्वेश्चन हम उठा के उसमें डाल मतलब लेके आए हैं, वहाँ पे चार्ट में दिए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। बूस्टर नोट्स एकदम मस्ट है। जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड है, बूस्टर नोट्स नहीं छोड़ना है बाबू। पूरा कोर्स छोड़ दो, वीडियो छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन बूस्टर नोट्स जरूर कीजिएगा। आपको एज देगा, ये 4 से 5 सवाल का एज देगा। नॉर्मल जो बच्चा होगा कुछ भी पढ़ के आ जाए, हम दावा के साथ ठोकते हैं कि बूस्टर नोट्स के साथ वो compete नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत बढ़िया से 11 12 पूरा एकदम केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तब शायद वो compete कर जाएगा। ठीक, अगला क्या है? ये सब अपने काम का नहीं है भाई। अच्छा, देख भी सकते हो, एक तरह का थ्योरी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इस तरह का एक ग्राफ भी होगा, आपको याद होगा, इधर एनर्जी ऊपर होता है, यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इतना तक पहुँच गया एनर्जी, तो उसके बाद फिर एनर्जी कम होने लगता है, प्रोडक्ट स्टेबिलाइजेशन की तरफ जाने लगता है। ये अपने काम का नहीं है, नहीं काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है भाई? पता है ना सबको, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अगला सवाल बढ़िया वाला, वेरी गुड क्वेश्चन, आ सकता है आपका एग्जाम में। अगला क्या है? नॉन मेटल का। ठीक है, इसमें से कौन सा नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? ठीक है, इनमें से कौन सा? हाई लस्चर, नहीं भाई ये तो मेटल में होता है, मेटल लोग चमकता है, नॉन मेटल नहीं चमकता। मेलिएबिलिटी, ये भी मेटल का है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये हो जाएगा ना, हीट ना इलेक्ट्रिसिटी दोनों अच्छा से कंडक्ट नहीं होता। डक्टिलिटी भी मेटल का है प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का नहीं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कोर्स में करवाया हुआ है, मेटल नॉन मेटल अलग से लिया हुआ है साइंस वाला कोर्स में, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा अगर वो सब आप फॉलो किए होंगे। ठीक है, और हाँ याद रखिएगा, जो कोर्स वहाँ पे करवाया हुआ है ना साइंस वगैरह का, वो आपका पूरा साइंस हम नहीं पढ़ा रहे भाई। हम ठेका नहीं लिए कि आपको 6th क्लास से 10th क्लास का साइंस पढ़ाएं, नहीं, हम इतना साइंस पढ़ाए हैं वहाँ पे हम लोग सब मिल करके कि आपका JSSC लेवल का साइंस पढ़ाएंगे। JSSC के लिए जो रेलेवेंट है, जो काम का है, वो डाला गया है। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ाने का जिम्मेदारी आपके स्कूल के अध्यापक का था, जिसको आपने बहुत सारा पैसा दिया है। हमको आपने कितना दिया? कोर्स अभी जाइएगा, कूपन कोड लगा के इतना में मिल रहा है, तो इसके हिसाब से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है? हाइड्रोकार्बन में इनमें से किस तरह का बॉन्ड होता है? तो इसमें से किस तरह का बॉन्ड होगा आपका हाइड्रोकार्बन में? तो हाइड्रोकार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ये एक फैक्चुअल सवाल था, ये काम का नहीं है गुरु, ये भी काम का नहीं है। होमोलोगस सीरीज पे सवाल आ रहा है, इसमें से कौन होमोलोगस सीरीज है? होमोलोगस सीरीज पे सवाल JSSC CGL में भी पूछ चुका है बाबू। तो हम बोले थे हाइड्रोकार्बन बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, थीम में आपको हम अलग से मार्क भी करवाएं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक ऐसा सीरीज जिसमें कि जनरल फॉर्मूला सेम होता है। आप इसके लिए प्रॉपर, जैसे एल्केन के लिए हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं CnH
2n+2। ये जनरल फार्मूला किसका होता है? एल्केन का होता है। तो एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है जिसका हम एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन चेन का लेंथ में बस डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन है होमोलोगस सीरीज है? तो अल्कोहल आपका एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इसका आप एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। एसिड नहीं है, बेस नहीं है, ना सॉल्ट है, इसका ये सब होमोलोगस सीरीज नहीं है। इनफैक्ट अच्छा छोड़िए, नहीं है। बाकी एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एल्केन बताए तो 2 एल्केन है, जैसे आपका मीथेन हो गया और ईथेन हो गया, ये दोनों होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, ठीक है। एक होमोलोगस सीरीज में लोग आता है, नाम क्या है उस होमोलोगस सीरीज का? एल्केन। तो होमोलोगस सीरीज बढ़िया से देख के जाएंगे, एग्जाम्पल के ऊपर सवाल पूछा था और पूछ भी सकता है आगे चल के। देखिए कितना सवाल गिर रहा है। इसमें से कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपको या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, यानी या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। एल्केन को क्या बोलते हैं? एल्केन को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो अनसैचुरेटेड पूछ रहा है तो क्या होगा? ये तो एक एल्केन है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ब्यूटीन हो जाएगा इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, ठीक। अगला क्या है? बहुत काम का नहीं है। इसमें से क्या है? प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। प्रोपेन आपके दिमाग में घंटी बजेगा, प्रोपेन सुनते ही 3 कार्बन आपको याद आना चाहिए कि कार्बन का 3 एटम मिलेगा। और क्योंकि एन लगा हुआ है लास्ट में, एन का मतलब क्या है? एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम अभी थोड़ा देर पहले बताए, CnH2n+2। तो एन की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो C3 और H में 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3 और H 8, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ये पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला। तो ये आपको मेथ एथ प्रॉप ये वाला जो सीरीज है ये याद होना चाहिए, तभी सब सवाल एकदम हलवा लगेगा आपको, ठीक है। इसमें से कार्बन का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसको बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में मदद करता है? तो कार्बन का प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन। और कैटेनेशन वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसमें क्या है? टेट्रावैलेंसी है, यानी कि 4 ठो उसके पास बाहर में लफुआ एटम है, इलेक्ट्रॉन, यानी इसका 4 बेटा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड बना पाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका टेट्रावैलेंसी, यानी 4 है इसका वैलेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल? भरे दिया भाई हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा? हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन आपको मिलेगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है? एथेनॉल में आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, ये एक अल्कोहल है, ये नहीं होगा। मेथनॉल में भी सेम चीज़ है। इथेन हो जाएगा, एसिटिक एसिड में भी नहीं होगा क्योंकि इसमें और भी चीज़ है। तो इथेन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें से कौन से फ्यूल का, कौन से ईंधन का कंप्लीट कंबशन होता है, यानी पूरी तरह से वो जल जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन पूरी तरह से कंबशन हो जाता है। यहाँ से बायो शुरू हो रहा है, बायो में भी इन्वायरमेंट पे अच्छा खासा फोकस रख के बायो को पूछा है इस बार। तो इन्वायरमेंट वाला सवाल जो पहले नहीं उतना पूछता था वो भी पूछने लगा है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ऑक्सीजन नहीं है भाई। ऑक्सीजन तो अपना खाना पीने वाला चीज़ है, तो ऑक्सीजन नहीं है। बाकी मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इन तीनों से भी कभी हो सकता है आपसे सवाल कर देगा। अगला क्या है? नहीं, काम का नहीं है, काम का नहीं है। हाँ, मसल में वीकनेस जो है और मसल का फ्रैजिलिटी, रेड ब्लड सेल का फ्रैजिलिटी, यानी रेड ब्लड सेल इजीली टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये किस विटामिन के कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ई का कमी से, ठीक है। विटामिन ए का कमी से क्या होगा? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थाल्मिया नाम का बीमारी होता है, ज़ेरोप्थाल्मिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि टिपिकल है, थोड़ा ज़्यादा लोगों को नहीं पता। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी का कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्या है? ये क्या पूछ दिया जी बायो में ये वाला? अच्छा, पर कैपिटा इनकम जब कम होता है इसका मेन कारण क्या है? इकोनॉमी वाला सवाल गलती से लगता है यहाँ घुस गया है। तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देश का जो पूरा इनकम है, या देश का पूरा इनकम, या जीडीपी, जिस तरह से भी आप नेशनल इनकम नापना चाहते हैं, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो देश का जितना आबादी, यानी ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति किसी देश का कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कम क्यों होता है, घटता क्यों है? तो जाहिर सा बात है कि या तो ऊपर वाला चीज़ घट जाएगा, देश का नेशनल इनकम ही घट जाएगा, या देश का आबादी या पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। आमतौर पे नेशनल इनकम घटता नहीं है, इजीली बढ़ता है। इजीली क्या है कि भाई बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, तो पॉपुलेशन इजीली बढ़ जाता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, दोनों ही एक सूटेबल आंसर था, लेकिन ज़्यादा सूटेबल है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का बढ़ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? ये बायो का 12th वाला हो गया, काम का नहीं है।
इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है, यानी कि लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, इसमें से कौन सा उसको बचाने का तरीका नहीं है, याद रखिएगा, नॉट, ये सब अच्छा से पढ़िएगा एग्जाम में। तो प्रजनन कार्यक्रम चलाकर हम उनको बचा सकते हैं, हाँ बिल्कुल बचा सकते हैं। आवास बहाली करके हम उनको बचा सकते हैं। क्या जंगल को काट के हम बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते भाई, कैसे, जंगल काट देंगे तो कैसे बचेगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्पर्म में और ओवम में, ठीक है, यानी कि शुक्राणु में और डिंब में कितना क्रोमोसोम होता है? तो एक स्पर्म में आपको 23 मिलेगा, ओवम में भी 23 मिलेगा। दोनों जब आपस में कंबाइन करता है तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। टोटल 46 जो कि इंसानों के अंदर होता है ये मिलता है, और एक इंसान का फॉर्मेशन होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो ये 23 आपको माँ की तरफ से, 23 आपको पापा की तरफ से, ये मिलता है हर व्यक्ति को, ठीक है। टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होता है एक व्यक्ति में, हर व्यक्ति में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी टोटल 46 होता है। 23 × 2 करेंगे तो 46 होगा, ये सब पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे हम 23 पेयर का बात नहीं कर रहे, 23 नंबर का बात कर रहे हैं कि 23 ठो ही होता है। इसके पास 23 ठो होता है, इसके पास भी 23 ठो होता है, दोनों मिलाता है आपस में एक दूसरे को, तब 46 ठो बन जाता है, समझे, तब एक आदमी बन गया, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है? तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्वाइटस, जो साइंटिफिक वर्ड है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, इसको साइंटिफिक टर्म में क्वाइटस बोलते हैं, ठीक। एयर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है? तो फॉसिल फ्यूल को जो हम जला रहे हैं, जैविक ईंधन को जलाना एयर पोल्यूशन का मेन कारण है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि आपका कोयला भी एक फॉसिल फ्यूल है, और नेचुरल गैस जो है, या फिर आपका पेट्रोलियम वगैरह, वो सब आपका फॉसिल फ्यूल हो गया। अल्कोहल को एसेटल्डिहाइड में जो लीवर में बदलता है, वो कौन सा एंजाइम करता है? तो इस काम का एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है, इस एंजाइम का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माल्टेज जो है वो माल्टोस को तोड़ने का काम करता है, तो ये सबसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अमाइलेज जो है वो सेलिवरी अमाइलेज हम आपको बताए थे, ये आपको स्टार्च को बदलता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम में आता है। तो ये दोनों तो आप हटा सकते थे अगर आपको पता है तो, ठीक है। बाकी इन दोनों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था। अगला क्या है? ये काम का नहीं है भाई। डीएनए कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? तो डीएनए पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। डीएनए जो आपको क्रोमोसोम में कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए मिलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो अलग होता है, इस तरह से होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी एक होता है, ठीक है, वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करता। इसका इस्तेमाल जो है सो ह्यूमन बींग्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी किया जाता है, जिसके लिए 2022 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में भी। लेकिन आमतौर पर क्रोमोसोम्स यानी ये आपका न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिलेगा, इस क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा आपको डीएनए, ठीक है। माल्टोस का जब हाइड्रोलाइसिस होता है माल्टेज में, यानी माल्टेज जो है माल्टोस को तोड़ता है, तो किस चीज़ में तोड़ता है? तो हाइड्रोलाइसिस करके ये केवल और केवल ग्लूकोज में तोड़ देता है। माल्टोस मतलब माल्टोस को माल्टेज नाम का जो एंजाइम है वो तोड़ देता है ग्लूकोज में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अगर किसी इकोसिस्टम में बढ़ता है, या उसका रोल क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। हायर बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू मोर स्टेबल इकोसिस्टम। हाँ, जैव विविधता अगर आप बढ़ाएंगे तो इकोसिस्टम जो है ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये आपका सही उत्तर है, सही आंसर है, ठीक। इसमें से कौन सा जीव है जिसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी शरीर के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होगा, एक साथ जो दोनों जुड़ेगा, ये शरीर के बाहर होता है। तो इंसानों में ऐसा नहीं होता, डॉग्स में भी नहीं होता, बर्ड्स में भी नहीं होता, फिश में होता है। इसमें बेसिकली ऑड वन आउट का सवाल था ये, ठीक। अगला क्या है? किसी कीड़े का जो इमैच्योर स्टेज है जिसमें वो मेटामॉर्फोसिस करता है, मेटामॉर्फोसिस की तरफ जाता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? उसको निम्फ बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है नॉर्मल जेएसएससी में भी आ सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पिछले बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोटस यानी कि जो आपका भ्रूण है उसका पहला मूवमेंट वो कब होता है, और उसमें बाल कब आता है? बाल जो उसके सर पे है, भ्रूण में जो आपका मतलब ये मदर है, मदर के पेट में जो भ्रूण है, इसके इस तरह का भ्रूण है, इसके सरवा पे बाल आने लगेगा, हाथ पैर मारने लगेगा। ये पहला कब होता है? तो ये 5 महीना जो 5th मंथ होता है, 5वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, तब ये वाला चीज़ शुरू होता है, बाल वगैरह आने लगता है, ठीक। बाकी यहाँ पे खत्म हुआ, सारा पेपर करवा दिए। मैथ्स ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स देखिए। बाकी यहाँ पे इंटर लेवल का जितना पेपर अवेलेबल था सब हो गया। आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा पेपर अवेलेबल है? अगर आपके पास 6 to
माफ़ कीजिएगा 6 to 8 वाला पेपर अगर आपके पास आता है या फिर ITI इंस्ट्रक्टर या इस तरह का कोई भी पेपर है तो कृपया करके व्हाट्सएप पर जरूर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8987921161, इस पर सबमिट कीजिएगा तो आपको अपने मनचाहे कोर्स या टेस्ट सीरीज़ पे 30% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। डिस्काउंट से अभी आप ध्यान रखिएगा 26 जुलाई तक 15% का डिस्काउंट चल रहा है एग्जाम क्लस्टर ऐप में। कोई भी कोर्स कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लेना है, कूपन कोड ऑफिसर लगाइए, 26 जुलाई रात 12 बजे तक आपको उसमें 15% का ऑफ हो जाएगा। ऐसे रेगुलर टाइम पे 10% मिलेगा, तो उसके बाद भी लगाइएगा तो कूपन कोड ऑफिसर वैलिड रहेगा, लेकिन केवल 10% का डिस्काउंट ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज है, 8 फुल लेंथ टेस्ट है, पहला टेस्ट फ्री है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है समय की कमी की वजह से। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज है, याद रखिएगा ये सबसे एक्चुअल पैटर्न पे है। पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज है, मैथ्स का और साइंस का कोर्स है, बिगिनर फ्रेंडली है लेकिन इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए डेमो देखते हुए अगर आपको अच्छा लगता है ले सकते हैं, लिंक हम पहले कमेंट में लगा दिए हैं। बहुत अच्छा से तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। कंपटीशन अच्छा होने वाला है लेकिन अपने आप को और बेहतर बना लीजिए तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।